नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में भारतीय इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 13वां लेकर आ गया हूं, जो कि आपके आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आने वाले RRC ग्रुप डी एग्जाम के लिए जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ और जीके, करंट और साइंस मिक्स के डेली वीडियो आपको चैनल के माध्यम से मिल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारा एक और चैनल है ओम जायसवाल। आप इस चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको साइंस टॉपिक वाइज, जीके टॉपिक वाइज, मैथ टॉपिक वाइज और जितने भी टॉपिक वाइज वीडियो दोस्तों सारा का सारा ओम जायसवाल चैनल से मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और मैक्सिमम बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। आपको बताना है कि जो मुगल साम्राज्य था उसके संस्थापक कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी बाबर। आपको बता दें दोस्तों कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को हराकर की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जब बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय दिल्ली सल्तनत के तख्त पर कौन विराज था? अभी मैंने बताया आपको बताना है कि जब बाबर पहली बार भारत पर आक्रमण किया था तो इनमें से दिल्ली का सुल्तान कौन था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी इब्राहिम लोदी। आपको बता दें दोस्तों कि जब बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था उस समय दिल्ली सल्तनत के तख्त पर इब्राहिम लोदी का शासन था और लोदी वंश का अंत करके बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, बाबर ने प्रथम बार पश्चिम में कहां से होकर भारत में प्रवेश किया? आपको बताना है कि बाबर जो था वह पश्चिम में कहां से प्रवेश होकर भारत में आया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पंजाब। आपको बता दें दोस्तों कि बाबर ने प्रथम बार पश्चिम में पंजाब से होकर भारत में प्रवेश किया और बाबर का भारत पर प्रथम आक्रमण 1518 से 19 ईस्वी में भीरा पर हुआ था, जो वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, मुगल शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इनमें से बताना है कि जो मुगल शासक थे उनका सही कालक्रम क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। आपको बताया दोस्तों कि 1526 ईस्वी में फरगना के शासक बाबर ने दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की और 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं शासक बना था और 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु होने पर उसका पुत्र अकबर शासक बना और 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु होने पर जहांगीर तथा 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु होने पर उसका पुत्र शाहजहां शासक हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट यह भी क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इनमें से किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हुमायूं। आपको बता दें दोस्तों कि मुगल बादशाह हुमायूं ने 2 बार शासन किया। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं ने मुगल साम्राज्य की बागडोर संभाली, किंतु 1540 ईस्वी में बिलग्राम युद्ध में शेरशाह से पराजित होकर हुमायूं को देश छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा और पुनः 1555 ईस्वी में हुमायूं ने सरहिंद के युद्ध में अफगान शासक सिकंदर सूर को पराजित करके अपने खोए हुए साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। आगे देख लेते हैं दोस्तों आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए हमने गणित के 500 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक ई बुक तैयार करा है, जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी 2022 के लिए स्पेशली ई बुक है दोस्तों। इसमें जितने भी 500 प्लस प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सुपर गेस क्वेश्चन है आपके आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए। तो दोस्तों आप इस ई बुक को जरूर से जरूर ले लीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
इसके अलावा दोस्तों हमारा एक और ई बुक है 70+ महत्वपूर्ण टॉपिक का, ऑल इन वन टॉपिक है दोस्तों। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ना हो, सारे के सारे टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए। तो दोस्तों आप इस ई बुक को भी जरूर से जरूर ले लीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट यह भी क्वेश्चन है, आपको बताना है इनमें से किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अकबर को। आपको बता दें दोस्तों कि मुगल सम्राट अकबर को राष्ट्रीय सम्राट कहा जा सकता है। अकबर का सबसे पहला उद्देश्य था संपूर्ण भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांधकर भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगाना और उनमें यह एहसास जगाना कि वे एक राष्ट्र के वासी हैं और किसी विशेष राज्य के नहीं। इसके साथ ही उसने पूरे राज्य में राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकता स्थापित की तथा सामाजिक एकता एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए कार्य किया। इसके कारण ही उसे एक राष्ट्रीय सम्राट कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध में प्रारंभ किए गए धार्मिक आंदोलन का नाम क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैक्सिमम रिपीट भी हुआ है। आपको बताना है कि बादशाह अकबर द्वारा जो 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ किए गए धार्मिक आंदोलन था उसका नाम क्या था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी दीन ए इलाही। आपको बता दें दोस्तों कि 1528 ईस्वी में दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने की थी और इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया और इसकी सदस्यता का द्वार सभी धर्मों के लिए खुला हुआ था और शिष्यों की दीक्षा हेतु रविवार का दिन निश्चित था। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे स्वीकार किया था और अबुल फजल इसके प्रधान पुरोहित थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, यदि आप रेलवे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी दोस्तों लेके आ गया है अभ्यास रेलवे ग्रुप डी का बैच, जो कि 5 जनवरी से स्टार्ट है, जो आपको पूरा सिलेबस दोस्तों आपको कवर कराएगा, जो टॉप एजुकेटर के माध्यम से कवर किए जाएंगे। आपको सारे नोट्स हिंदी और इंग्लिश में दिए जाएंगे और आपको रेज हैंड जो कि करने का फीचर भी अवेलेबल रहेगा। इसके साथ दोस्तों एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए स्पेशली बैच दोस्तों 5 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, लक्ष्य बैच, जिसमें आपका कंप्लीट प्रिपरेशन कराया जा रहा है। तो आप इसके थ्रू कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं आरआरबी सीबीटी 2 के। एंड दोस्तों एक नया फीचर भी ऐड किया गया है, रेज हैंड। क्लास के दौरान आप सिंपली एजुकेटर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, इसका भी आप फायदा ले सकते हैं। तो सब्सक्रिप्शन आप अभी ले लीजिए और दोस्तों इस कोड का इस्तेमाल करेंगे अगर आप OJ10, इससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अकबर जब छोटा था तब उसके संरक्षक थे। आपको बताना है कि जब अकबर छोटा था तो उसका संरक्षक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी बैरम खान। आपको बता दें दोस्तों कि अकबर का संरक्षक बैरम खान कराकुइल तुर्क था और बैरम खान 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। बैरम खां को मक्का जाते समय मुबारक खां ने हत्या कर दी और बैरम खां की विधवा सलीमा बेगम से अकबर ने विवाह कर लिया तथा पुत्र अब्दुल रहीम को संरक्षण दिया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित लड़ाई में से किसने भारत में एक मुगल शासक की तकदीर बदल दी? आपको बताना है इनमें से किस लड़ाई ने भारत में मुगल शासक की तकदीर बदल दी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी पानीपत का द्वितीय युद्ध। आपको बता दें कि पानीपत की जो द्वितीय लड़ाई हुई थी 1556 ईस्वी में, इसने मुगल शासक अकबर की तकदीर बदल दी और इसी लड़ाई के बाद मुगल साम्राज्य की वास्तविक रूप से पुनः पहचान हो सकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इनमें से किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सिसोदिया वंश। आपको बता दें कि मेवाड़ में सिसोदिया वंश का राज्य था और अकबर के समय वहां का शासक राणा सांगा का पुत्र उदय सिंह था, जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद इसके पुत्र महाराणा प्रताप ने मुगलों का कड़ा प्रतिरोध किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? आपको बताना है कि इनमें से किसके शासनकाल में जो राजकीय धर्म इस्लाम था उसको समाप्त कर दिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी अकबर।
बता दें दोस्तों कि अकबर महान के काल में उसकी धार्मिक सहिष्णुतावादी नीति का ही परिणाम था कि राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया और 1582 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्मों को समान अधिकार दिए और दीन ए इलाही नामक एक नए धर्म की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फैजी निम्नलिखित में से किनके दरबार में रहा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, आपको बताएं जो फैजी था वह इनमें से किनके दरबार में रहा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अकबर। आपको बता दें फैजी अकबर का दरबारी कवि था और इसने अनेक ग्रंथों की रचना तथा अनेक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया, जैसे लीलावती, महाभारत आदि। अनेक हिंदी पद्य रचनाओं का श्रेय भी फैजी को है और फैजी के अधीन अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सती प्रथा के विरुद्ध किस मुगल शासक ने कदम उठाए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट यह भी क्वेश्चन है, आपको बताना जो सती प्रथा था उसके विरुद्ध किस मुगल शासक ने कदम उठाए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अकबर ने ही। आपको बता दें दोस्तों कि मुगल बादशाह हुमायूं का पुत्र अकबर एक धर्म सहिष्णु एवं प्रगतिवाद सोच का शासक था। उसने 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया और उसने ही सती प्रथा के विरुद्ध कदम उठाए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? आपको बताना है इनमें से राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी महेश दास। आपको बता दें दोस्तों कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले के सिंघवाल तहसील के घोघरा गांव में 1528 ईस्वी में जन्मे महेश दास को मुगल सम्राट अकबर ने राजा बीरबल की उपाधि से विभूषित किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैक्सिमम बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है दोस्तों। आपको बताना है जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वह कब लड़ा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1576। आपको बताया दोस्तों कि हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में मान सिंह तथा आसफ खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना तथा महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था, जिसमें मुगल सेना विजयी हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन है और मैक्सिमम बार ये रिपीट होता है। जो फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा है उसे किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अकबर ने। आपको बताया दोस्तों कि फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था और यह विजय 1572 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किस इमारत से संबंधित है? आपको बताएं जो बुलंद दरवाजा है वह इनमें से किस इमारत से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी फतेहपुर सीकरी। आपको बताया दोस्तों कि फतेहपुर सीकरी किसी इमारत का नहीं बल्कि एक शहर का नाम है जिसे मुगल बादशाह अकबर द्वारा स्थापित कराया गया था और बुलंद दरवाजा यहीं बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस भारतीय शासक ने किया था? अभी मैंने आपको बताया, तो आपको बताना है कि जो फतेहपुर सीकरी है उसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अकबर ने। आपको बताया दोस्तों कि अकबर ने ही फतेहपुर सीकरी में अपनी राजधानी की नींव रखी और सलीम का जन्म सीकरी में हुआ था, अतः इस स्थान को शुभ मानते हुए अकबर ने इसे राजधानी बनाने का निर्णय किया और 1572 से 1585 ईस्वी तक यह पूरी तरह बनकर तैयार हुआ। इसके निर्माण का श्रेय बहाउद्दीन को जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अकबर द्वारा किस गुरु को अमृतसर शहर बसाने के लिए जमीन दान में दी गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, आपको बताना है जो अकबर द्वारा कौन से गुरु को अमृतसर शहर बसाने के लिए जमीन को दान में दी गई थी? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी गुरु रामदास। आपको बताया दोस्तों कि अकबर सिखों के चौथे गुरु रामदास से प्रभावित होकर 1577 ईस्वी में 500 बीघा जमीन दी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब था और यहीं पर अमृतसर नगर की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था?
आपको बताना है कि अकबर के द्वारा जो दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मुजफ्फर खां तुर्बती। आपको बता दें कि दीवान शब्द फारसी मूल का शब्द है और इस पद की स्थापना अकबर ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में वकील के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए किया था और अकबर ने सर्वप्रथम मुजफ्फर खां तुर्बती को दीवान का दर्जा प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, टोडरमल किससे संबंधित हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, आपको बताना है जो टोडरमल थे वह इनमें से किससे संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी भूमि सुधार के कार्य से। आपको बता दें कि अकबर ने सरकारी पदों पर नौकरी देते हुए योग्यता को आधार बनाया था और उन्होंने टोडरमल, मान सिंह, बीरबल, भगवान दास, राम सिंह आदि हिंदू राजाओं को ऊंचे पदों पर नियुक्त किया था और टोडरमल अकबर के राज्य में वित्त मंत्री थे और ये भूमि सुधार कार्यों के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, चांद बीवी जिसने बरार अकबर को सौंपा कहाँ की रानी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, आपको बताना है जो चांद बीबी थी जिसने बरार को अकबर को सौंप दिया था वह कहाँ की रानी थी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी बीजापुर। आपको बता दें चांद बीबी बीजापुर की रानी तथा अहमदनगर के शासक बुरहान उल मुल्क की बहन थी और 1596 ईस्वी में मुगलों और अहमदनगर के बीच संधि हो गई जिसके अनुसार बुरहान उल मुल्क के पोते बहादुर को जो उस समय बालक ही था अकबर की अधीनता में अहमदनगर का सुल्तान मान लिया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सम्राट अकबर द्वारा किसको सीरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि अकबर द्वारा सीरी कलम की उपाधि प्रदान किसको की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी अब्दुस समद। आपको बताया दोस्तों कि अब्दुस समद को अकबर ने सीरी कलम की उपाधि दी थी और यह अपने समय का कुशल चित्रकार था और अकबर ने इसे राजधानी में टकसाल का प्रभारी बनाया था और बाद में उसे मुल्तान का दीवान भी नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अकबर के दरबार में आने से पहले मियां तानसेन किन सेवा में थे। आपको बताना है कि जो तानसेन थे वह अकबर के दरबार में आने से पहले किनकी सेवा में थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी राजा रामचंद्र। आपको बता दें तानसेन पहले रीवा के राजा रामचंद्र के दरबारी संगीतकार थे। इनका वास्तविक नाम रामतनु पांडे था जिनका जन्म 1506 ईस्वी में सतना के निकट बछौरा में हुआ था और तानसेन 1555 से 1562 ईस्वी तक रीवा के शासक रामचंद्र बघेल के दरबार में रहे तथा 1562 में मुगल बादशाह अकबर के दरबार में आए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अकबर को एक सच्चा महान प्रशासक के रूप में सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन अति मुख्य है। आपको बताना है कि इनमें से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी उसने भारत को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ने की कोशिश की। आपको बता दें कि अकबर को एक सच्चा महान प्रशासक के रूप में सिद्ध करने के लिए उसके द्वारा भारत को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ने की कोशिश महत्वपूर्ण थी। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए जिससे हम कोई वीडियो डालेंगे दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।